देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों की अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आ रही है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों का कहना है कि जनगणना के ताज़ा आंकड़े मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का संकेत दे रहे हैं। क्या वाकई कुछ धर्मों की जनसंख्या दर में वृद्धि या कमी हो रही है, या ये महज एक मिथक है? और आखिर ये आंकड़े क्या संकेत देते हैं? साथ ही ये सवाल भी गौरतलब है कि धार्मिक आधार पर जनगणना कराना और उसके आंकड़े जारी करना कितना सही है, और अगर ये सही है तो फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने में क्यों देर हो रही है? देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, CSDS में फेलो प्रोफेसर संजय कुमार, जनगणना अध्ययन के जानकार डॉक्टर UV सोमायाजुलू और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद मेरा आपसे है कि क्या जनगणना के धार्मिक आधार पर जो आंकड़े सरकार ने इकट्ठे किए थे उन्हें जारी करने का फैसला सही है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इससे किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये आंकड़े जारी किए गए हैं वो कुछ शक पैदा करते हैं, क्योंकि सेंसस में जनगणना में मज़हब के ऊपर आंकड़े जमा होते हैं और हमेशा होते रहे हैं, इसलिए उसको जमा करने में कोई हर्ज नहीं है। परेशानी ये होती है कि आंकड़े अपने आप में नहीं बोलते, इसलिए उनको लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त सरकार की मंशा थी कि ये आंकड़े अपने से तो बोलेंगे नहीं, तो हम जिस तरह से चाहेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो मैं समझता हूँ कि आपत्तिजनक है, वो एतराज़ के लायक है, इसलिए कि आंकड़े जमा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक उन आंकड़ों का जो सामाजिक संदर्भ है, जो पस मंज़र है, जब तक वो सामने नहीं आता, ये आंकड़े आमतौर से परेशानी पैदा कर सकते। ठीक है। संजय कुमार साहब, आप का संस्थान और आप खुद इस तरह के जो आंकड़े आते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उस पर आपने लिखा भी है, देखा भी है। आपकी क्या राय है? प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद जो कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सालों साल जब जनगणना हुई तो धर्म के आधार पर इनकी जनसंख्या कितनी है, इनकी आबादी कितनी है, कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, इस तरह के आंकड़े पहले भी जारी किए गए हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पे इन आंकड़ों को जारी करने में कोई दोष नहीं है। उस पर रोक लगाना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं। ये आंकड़े पहले से जारी किए गए हैं। सवाल ये है कि इन आंकड़ों को जिस तरह से अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, आपत्ति शायद उस पर होनी चाहिए किस तरह से इन आंकड़ों का व्याख्यान किया जा रहा है। आंकड़े जारी करने में मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह के आंकड़ों लोगों को जानने की जानकारी का हक होना चाहिए और ये आंकड़े जारी किए जाएंगे। आपने कुछ समय पहले कहा कि अगर धर्म के आधार पे आंकड़े जारी किए जाते तो जाति के आधार पे क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उस पर भी मेरी सहमति है कि अगर जाति के आधार पे कोई जनगणना की गई है उसके भी आंकड़े जारी किए जाने चाहिए। तो आंकड़े जारी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। डॉक्टर UV सोमायाजुलू, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से आंकड़े जारी किए गए हैं धार्मिक आधार पर, ये जारी किए जाने चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है? ऐसे धार्मिक के आधार पर जनगणना ने जो आंकड़े दिए हैं ये तो देना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ापन है, जो बैकवर्डनेस है कुछ हिस्सों में, कुछ स्टेट्स, कुछ राज्यों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो सकता है, कुछ सामुदायिक वर्ग में भी ये बैकवर्डनेस हमको दिखाई देती है। इसका एनालिसिस होना चाहिए। एज ए डेमोग्राफर मेरा फीलिंग है कि जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, डेमोग्राफिक पैटर्न्स है, उसमें रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो रिलीजन के आधार पे ऐसे जनगणना के जो आंकड़े हैं ये बहुत जल्दी आना चाहिए था, इसमें थोड़ा देर हो गई है। इसको एनालाइज करके 2011 में सेंसस हुआ है, अभी 2015 में है, क्योंकि ऐसे आंकड़े जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए हम जैसे सामाजिक विशेषज्ञ हैं या डेमोग्राफर्स है, ये इस डाटा को एनालाइज करें, इसकी रीज़न क्या है, बैकवर्डनेस की रीज़न क्या है। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या डिटर्मिनेंट फैक्टर्स है, उसका एनालिसिस करके हम उसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव या प्रोग्राम इनिशिएटिव लेंगे, उससे बहुत फ़ायदा उस सामुदायिक वर्ग को भी मिलेगा। ठीक। संजय कपूर साहब, आप इसके क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं? देखिए, जिस खामोशी के साथ ये आंकड़े पेश करे बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो इसमें संभावनाएं हर तरीके की राजनीति या राजनीतिक इस्तेमाल की हो सकती हैं। और ख़ासकर बिहार के चुनाव में, और अगले साल असम का चुनाव है, जहां पर कि ये मुद्दा बहुत अहम है कि मुसलमानों की जनसंख्या कहीं तेज़ रफ्तार में बढ़ रही है हिंदुओं के मुकाबले। मैं तो अभी असम से लौटा, वहाँ पर मैं जिस तरीके के लोगों से बातचीत करता हूँ, वो काफ़ी हद तक जो सेंसस में बिना एनालिसिस के और बिना संदर्भ दिए उन्होंने जो दिया है, वो उस तरीके की राजनीति को फीड करेगा जिससे कि जो रिलीजियस डिवाइड है, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लगता है कि जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि ये सर्वे के जल्दी निकालने चाहिए थे। पिछली बार जो यूपीए की सरकार थी, उनको चुनाव के पहले उनको खौफ हुआ कि अगर ये सर्वे के रिजल्ट जल्दी निकाल देंगे तो हो सकता है उनको नुकसान हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने उसको नहीं निकाला। परंतु अगर आप इसका जो सर्वे के आउटकम है, उनका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो ये सब बहुत ज़्यादा भ्रामक जो हेडलाइंस हैं, जो आप एक अखबार पकड़े हैं उसमें निकली हैं और अखबारों में निकली हैं, तमाम जिस तरीके की एक इमेज क्रिएट करी जा रही है कि जो अक़लियत है या मुसलमान हैं वो हिंदुओं के मुकाबले कहीं तेज़ रफ्तार से निकल रहे हैं। परंतु अगर उसके अंदर जो महीन बात मैं आता हूँ उस पर आपके पास। प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, जिसका जिक्र संजय कपूर कर रहे हैं, वो मेरा सवाल अगला यही है कि ये इसके जो आंकड़े आए हैं और जिस तरह से अखबारों ने सुर्खियाँ लगाईं, उससे ये लगा कि जैसे हिंदुओं की तादाद, हिंदुओं की जनसंख्या जनगणना में कम होती चली जा रही है, मुसलमानों की आबादी दूसरे धर्मों के मुकाबले में तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और साथ ही साथ एक तो जनगणना है और एक जनसंख्या वृद्धि दर है। इस दोनों को भी लगता है कि मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपके पैनल में मेरा ख्याल है इस बात पे सहमति है कि केवल कच्चे आंकड़े देने से परेशानी पैदा हुई है। अगर ये कच्चे आंकड़े न दे करके इसके साथ जो सामाजिक कोरिलेट्स थे डेवलपमेंट के, शिक्षा के, गरीबी के, वो मिला कर के दिए जाते तो शायद ये सब भ्रम पैदा न होता। तो मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि ये कच्चे जो आंकड़े हैं ये थोड़ी सी परेशानी पैदा करते हैं। अगर इनके साथ सोशियो इकोनॉमिक कोरिलेट्स जिसको हम कहते हैं, अगर वो डेटा दिया गया होता तो शायद उसको समझने में आसानी होती। दूसरी बात मैं एक ये कह दूं कि जो ट्रेंड इन आंकड़ों से निकलता है वो एक ऐतिहासिक समय से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। पहले मुसलमानों की जनसंख्या और मुसलमानों का ग्रोथ ज़्यादा था, अब वो कम हुआ है। तो अब ये आंकड़े जो हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया, कहीं न कहीं शिक्षा की प्रक्रिया ने मुसलमानों को प्रभावित करना शुरू किया है और इसलिए उनके यहाँ ग्रोथ रेट कम हो रहा है। लेकिन और हिंदू ग्रोथ रेट हमेशा से कम था कंपैरेटिवली, बल्कि मुसलमानों का इससे पहले यानी 1911 1921 में ज़्यादा था, वो अब बैलेंस हो रहा है। बल्कि ये कहूँगा कि वो टेपर डाउन कर रहा है और वो मैं समझता हूँ कि वो जो विकास की प्रक्रिया है उससे उसका संबंध है, उससे जुड़ा हुआ है। वो आंकड़ा अगर होते तो हमें आसानी होती। ठीक। संजय कुमार साहब, आपने इस विषय पर काफ़ी लिखा है कि ये जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको लेकर के कुछ भ्रम पैदा हो रहा है और आमतौर पे ये माना गया कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वो किस रूप में हो रही है, किस तरह से हो रही है और उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, इसको शायद नज़रअंदाज किया गया। देखिए, दो बातें हैं। अगर इस बात को देखा जाए कि क्या 2001 से लेकर 2011 के बीच में देश में जो पूरे जनसंख्या उसमें हिंदुओं की तादाद बढ़ी है या घटी है, निश्चित रूप से आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि हिंदुओं की तादाद 2001 और 2011 में हिंदुओं की तादाद पूरे पॉपुलेशन में घटी है, मामूली सी गिरावट है 0.7% का। अगर मुसलमानों को देखें
तो उनके पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है 0.8% का। इसके अलावा अलग अलग धर्मों को देखें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिवाय जो सिख समुदाय के लोग हैं उनमें थोड़ा सा मामूली सा गिरावट है। तो ये तो तथ्यात्मक बात है, इस तथ्य को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंसस के आंकड़े हैं। सवाल ये है कि ग्रोथ रेट का, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है और कुछ अखबारों ने इस तरह का हेडलाइन निकाला, वृद्धि दर कहते हैं जिसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं पिछले 10 सालों में मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि दर 24% है और हिंदुओं में 16% है। और इस आंकड़ों को देख के ऐसा भ्रम लग रहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से आने वाले सालों में पार कर जाएगा। जिस बात का जिक्र नहीं हो रहा है वो ये है, पिछले 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि दर में मुसलमानों में जो गिरावट आई है वो हिंदुओं में जो गिरावट आई है उससे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि दर में पहले जो फासला बड़ा था वह फासला नैरो डाउन हो रहा है और ये एक पॉजिटिव बात है। इवन मुसलमानों की भी जनसंख्या वृद्धि दर को देखें, इस बात को का जिक्र बहुत कम हो रहा है और इसी बात को मैं अपने लेख में उजागर करने की कोशिश कर रहा था। जी, डॉक्टर यूवी सोमयाजुलू, आपने कहा था कि धार्मिक आधार पर आंकड़े आने चाहिए जनगणना के, इससे विकास के बारे में एक स्टडी करने में और उसको समझने में मदद मिलती है। लेकिन ये जिस तरह से आंकड़े आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे बेहतरी कम और नुकसान ज़्यादा होने की संभावनाएं बन गई? अच्छा, ये तो निर्भर करता है जो पॉपुलेशन साइंटिस्ट है या डेमोग्राफर्स है या सोशियोलॉजिस्ट है, उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप देखेंगे तो हमारा हिंदुस्तान में एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NFHS 3 बोलते हैं। इसी को हम विश्व स्तर में DHS बोलते हैं, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे बोलते हैं। उसमें हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, हेल्थ रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड जितना भी आपको इंडिकेटर्स चाहिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिकेटर्स चाहिए, ये सब डाटा हमको NFHS से मिलता है। और NFHS 3 कुछ साल पहले हुआ था, अभी NFHS 4 होने वाला है, अभी फील्ड वर्क उनका सर्वे चल रहा है। NFHS 3 ने हमको एनालिसिस किया था धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। उसके आंकड़े जैसे डॉक्टर कुमार ने बताया था कि मुस्लिम्स में भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होते जा रही है। वाकई वो हिंदुओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। क्रिश्चियंस का बहुत कम है। आप टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं हम उसको, वो टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं में 2.65 है और मुस्लिम्स में ये 3.09 है। लेकिन NFHS 2 जो 5 साल पहले हुआ था, NFHS 3 से 5 साल पहले, NFHS 2 से NFHS 3 तक मुस्लिम्स की टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो गई है। जैसा इम्तियाज़ अहमद साहब ने बताया था कि इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कोरिलेट्स क्या है, क्या डिटर्मिनेंट्स है। अगर NFHS 3 का NFHS 2 का हम एनालिसिस करें और सेंसस का भी हम वही एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, तो एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये सब चीज़ें जो है, स्कूलिंग फॉर एग्जांपल, स्कूलिंग ऑफ द वुमेन, स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ये फैक्टर्स हम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स का कोरिलेट करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो आंकड़े आए हैं उनमें कोई गलती आपको नहीं नजर आती, कोई विसंगति नहीं नजर आती? नहीं, उसमें कोई विसंगति नहीं, उसके में मेरा कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन कंक्लूड करना, खाली इसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कंक्लूजन्स देना वो उचित नहीं है। इसका एनालिसिस करना चाहिए। इवन सेंसस में भी हमको क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड डेथ रेट है, फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी मेजर्स है, ये सब मेजर्स मिलते हैं। हम ये रिलीजियंस के क्रॉस टैबुलेशन करके, एनालिसिस करके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए, वो हमारी दिशा। संजय कपूर साहब, आपने कहा कि इसके राजनीतिक मायने हैं, बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, और भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की जो जिस तरह की राजनीति है, पॉलिटी है, उसमें इन सारी चीज़ों का असर होता है। इस बीच एक और मांग एक लंबे अरसे से की जा रही थी कि साहब इस जनगणना के जो जातिगत आधार पर आंकड़े हैं वो भी आने चाहिए। बिहार में कई राजनीतिक दल इसको लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, सड़कों पर हैं, वो सरकार ने नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि ये सेलेक्टिव काम हुआ? नहीं, जाहिर है ये बात। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट इन्होंने नहीं रिलीज़ करी तो उस समय भी मांग उठी थी कि ना जो कास्ट का जो पूरा सर्वे है आप निकालिए, कम से कम जो पॉलिसी जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर मदद होगी। परंतु अभी तक
कई सारे कारणों की वजह से कास्ट सर्वे नहीं निकला है, परंतु जो अभी जो रिलीजियस सर्वे आया है उससे कई सारी चीज़ें साफ बाहर निकल के नहीं आई हैं। कई सारे अखबार जो लिख भी रहे हैं वो ये सब बातें नहीं लिख रहे हैं कि उसके अंदर रीजनल डिवाइड क्या है। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जो कि वैसे ही फास्ट ग्रोइंग हैं, वहाँ पे अगर मुसलमान है उसकी रफ्तार वही है जितने की और बाकी समूह जैसे हिंदूज़ की जो रेट ऑफ ग्रोथ है कंपेयर टू द मुस्लिम्स फ्रॉम केरला जिनका रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी गिरा हुआ है। तो जो अगर आप एक स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश करें कि मुसलमान ज़्यादा ब्रीड करते हैं, उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो सब चीज़ें डिमोलिश हो जाएंगी अगर आप इसमें, जैसे इम्तियाज़ अहमद साहब कह रहे हैं कि अगर आप आंकड़ों के साथ कोरिलेट्स वगैरह रखेंगे, आप समझाएंगे कि अगर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मुसलमान की रफ्तार तेज़ है तो उसके कारण ये है कि उस क्षेत्र में हिंदुओं की रफ्तार भी तेज़ है। अगर आप ये बताएंगे कि मुसलमान अधिकांश अर्बन एरियाज़ में रहता है जहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम रहती है बनस्पति है कि हिंदुओं के मुकाबले, तो उससे कई सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी कि मुसलमान की जो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पर ये सब बातें सरकार फ़िलहाल उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहती है और वो खुला रखना चाहती है क्योंकि उसमें काफ़ी संभावनाएं हो जाती, राजनीतिक संभावनाएं बढ़ जाती जब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जी, प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब, आपने जाति के ऊपर काफ़ी काम किया है, आपकी कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जातिगत आधार पर जनगणना के आंकड़े हैं, आखिर उनको ज़ाहिर करने में क्या दिक्कत है, क्या दुश्वारी है और क्या उससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है? जैसे आपने कहा कि धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि अगर दूर दूर तक देखा जाए तो फ़ायदा ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आरक्षण के कारण जाति का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जी, वो टची मुद्दा है, इसलिए सरकार को इस बात पे ज़रा संकोच हो रहा है कि भाई इसको पब्लिश करें कि नहीं करें। मैं ये समझता हूँ कि जो पूरी बहस आरक्षण को लेकर के चल रही है उसमें मदद मिलेगी यदि जाति आधारित आंकड़े जो सामने आएंगे। लेकिन वही बात मैं फिर कहूँगा जो मैंने पहले कही धार्मिक जनगणना के बारे में, कि जब तक आप उसको उसके कोरिलेट्स नहीं देंगे, जब तक आप उस डेटा को और ज़्यादा उसका बैकग्राउंड नहीं देंगे, तब तक उसमें भ्रमात्मक प्रवृत्ति रहेगी और उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा मुद्दा ये धार्मिक जनगणना का है। अब इसमें इस देश में एक परंपरा रही है कि साहब मुसलमान जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ग्रो करता है और हिंदू कम कर रहा है, इसलिए कुछ नेता ऐसे कहने लगे कि साहब हिंदू औरतों को 12 बच्चे या 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस किस्म की जो बहस है, अगर कोरिलेट्स न हो तो ये ज़्यादा पनपने की संभावना होती है। यदि कोरिलेट साथ में दिए जाते तो ये संभावना कम होती, क्योंकि जैसा हमारे दोनों मित्रों ने कहा कि भाई आप देखिए कि जिन इलाकों में मुसलमान का दर ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, बर्थ ग्रोथ रेट कम हुआ है, वो अर्बन हैं, ज़्यादातर डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अब आसाम है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ मुसलमान बहुत ही गरीब है तो उसमें थोड़ा रेट हाई है। लेकिन अब उसको कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं और उसका किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठाती हैं, वो चिंताजनक समस्या है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से धार्मिक जनगणना के आंकड़े आए हैं, उसी तरह से जाति जनगणना के आंकड़े भी आना चाहिए और उससे शायद हमको ये आरक्षण की बहस को सेटल करने में, इसमें कोई निर्णायक कदम उठाने में मदद मिलेगी। ठीक। संजय कुमार साहब, एक चीज़ जो इन धार्मिक आंकड़ों से जनगणना के नहीं मिल पाई है, या कम से कम मैं नहीं देख पाया, वो ये कि जो समाज के दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं और ख़ास करके पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके मुकाबले में मुसलमानों का ग्रोथ रेट क्या ज़्यादा है या कम है? इस पे कुछ आप जानकारी? मुझे लगता है कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। हम बार बार इसको धार्मिक जनगणना कह रहे हैं, ये धार्मिक जनगणना नहीं है,
ये जनगणना है जिसमें जो धर्म का जो नहीं, हम कह रहे हैं धर्म के आधार पर जनगणना। नहीं, और दूसरा ये जो जाति का के जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे सर्वे के द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं। वो इस जनगणना में जाति का प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। तो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि जातियों का आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया गया बल्कि धर्म के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, वो तो अलग अलग ये जनगणना है। लेकिन वो भी एक हो तो सर्वे चुकी है ना, वो जनगणना हो चुकी है और उसके नहीं करने के कई कारण हैं। जी। सवाल दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जो दलितों के बारे में उनके ग्रोथ रेट इस तरह के आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए या उनका किस तरह से संबंध धार्मिक, मेरे समझ से वो आंकड़े पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और बहुत सारी डिटेल। हम चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि अखबारों में मीडिया ने इसको किस तरह से प्रस्तुत किया। हालांकि इस बार जिस तरह की डिटेल्स ऑलरेडी सेंसस के वेबसाइट पे दी गई है, आप अगर धर्म के भी देखेंगे तो बहुत डिटेल, बहुत बारीकी से, बहुत लोएस्ट लेवल तक जाकर करके धर्म के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और उसी तरह से जाति का मतलब यहाँ पे दलित और आदिवासियों की बात हो रही है, उनके आंकड़े तो उन्होंने 2 साल 3 साल पहले ही निकाल दिए थे, क्योंकि इस समय धर्म की चर्चा बात हो रही है कि जैसे अभी बहस ये आ रही है निकल करके कि साहब हिंदुओं का कम हो रही है जनसंख्या, मुसलमानों की बढ़ रही है। तो उसमें मैं ये सिर्फ जानना चाहता था कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि जो और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ख़ास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स, उनके मुकाबले में ये ग्रोथ रेट क्या ज़्यादा है या कम है? हाँ, मेरे समझ से ये आंकड़े अभी हमारे सामने है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हिंदू ग्रोथ रेट और मुस्लिम ग्रोथ रेट में जो फासला है, अगर हम उसमें हिंदुओं में सिर्फ दलितों को देखेंगे तो दलितों का ग्रोथ रेट एवरेज हिंदू ग्रोथ रेट से जरूर ज़्यादा होगा, तो वो मुसलमानों के ग्रोथ रेट के करीब आएगा। तो निश्चित रूप से दलितों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो जनरल हिंदू के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से जरूर ऊपर होगा। और ये क्योंकि इसका एक सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से संबंध है। जी। सुमयाजुल साहब, आप किस रूप में देखते हैं इसको? और जो मैंने सवाल संजय कुमार साहब से किया कि क्या इस तरह से भी आंकड़े इकट्ठे संजय कुमार जी बता रहे हैं कि किए गए हैं, लेकिन वो हमारे सामने तुलनात्मक ढंग से सामने नहीं आए हैं, तो इस पर कुछ आप रोशनी डालेंगे? देख लीजिए, अगर हमने कुछ एनालिसिस किया था जी, जैसे आप जाति और धर्म की तुलना में जन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की क्या सिचुएशन है उसका एनालिसिस किया, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले हिंदुओं की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, एक फर्टिलिटी इंडिकेटर है, वो हिंदुओं की कम है, मुस्लिम की ज़्यादा है। और अगर आप जाति का आप एनालिसिस करेंगे, शेड्यूल कास्ट का मुस्लिम से भी कम है, 2.92 है टोटल फर्टिलिटी रेट अमाउंट शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब्स का सबसे ज़्यादा है, 3.12 है, एंड क्रिश्चियंस का 2.35 है, मुस्लिम्स का 3.09 है। और एक दूसरा इंडिकेटर है नंबर ऑफ वुमेन परसेंटेज ऑफ वुमेन परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर हैविंग मोर देन 4 चिल्ड्रन। यू नो, इफ़ यू टेक दैट इंडिकेटर, अगर हम वो इंडिकेटर लेंगे, हिंदुओं में वो थोड़ा बहुत कम है, मुस्लिम्स में ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट में थोड़ा कम है, शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा है। तो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कंपेयर करेंगे, नॉट ओनली ये खाली डेमोग्राफिक इंडिकेटर ही नहीं है, अगर आप सामाजिक सोशल इंडिकेटर भी देखेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर भी देखेंगे, उसमें भी मुस्लिमों की सिचुएशन शेड्यूल कास्ट से बराबर है, नहीं तो उससे भी थोड़ा खराब है। ये एनालाइज करना है हमको, इसकी क्या रीज़न है। इसमें पॉलिटिकल और रीजन्स के बारे में सोचना उचित नहीं है, इसकी सामाजिक क्या, सोशल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, उनकी फैमिली प्लानिंग की अपनापन मुस्लिमों में थोड़ा कम है। इसकी क्या रीज़न है? हमने कुछ एनालिसिस किया है, अवेयरनेस इटसेल्फ इज़ वेरी लो, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अवेयरनेस कम है मुस्लिम वुमेन के बीच में। कौन से इलाके में किया आपने? पूरा ऑल इंडिया सर्वे का पर अगर आप देखें, अगर सेंसस का देखें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें अंदर है, जो हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है, उसी पे मैं आ रहा हूँ। अवेयरनेस की एक बात है, एंड अवेयरनेस के बाद हम देखेंगे जहाँ एजुकेशन थोड़ा डेवलप हुआ है, मुस्लिम लोगों को भी, मुस्लिम वुमेन का भी एजुकेशन स्टेटस में इंप्रूवमेंट हुआ है, जहाँ ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ जाती है, अवेयरनेस इंप्रूव हो जाती है, देन एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसे साधारण स्टेट्स में है, कुछ महाराष्ट्र में है, उधर आप एनालिसिस करेंगे, बिकॉज ऑफ एजुकेशन आपकी अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। जी,
आगे डेवलप हुआ है तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है अपने आप वो नीचे आ जाती है। तो संजय कपूर साहब, हम बिल्कुल अब इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं और जाहिर है कि इस वक्त देश में ख़ास करके अभी गुजरात में जाति को लेकर के आरक्षण की मांग हो रही है। उन जातियों को जो समृद्ध हैं उनको भी आरक्षण चाहिए, इसकी मांग उठ रही है और उसको लेकर के काफ़ी आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये जनगणना के जो आंकड़े हैं जो अभी धर्म के आधार पर आए हैं और शायद कुछ समय बाद जातिगत आधार पर भी आएंगे, वैसे में ये हमारा देश, हमारा समाज किस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से जिस तरीके से गुजरात में एक काफ़ी समृद्ध समाज पटेल जो कि इकॉनमी में काफ़ी वेल सेटल्ड है, डायमंड इंडस्ट्री हो गई, रियल एस्टेट हो गया, विदेशों में काफ़ी तरीके से फैले हुए हैं, वो लोग अगर इस तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं पढ़ने की या नौकरियों की, तो मुझे लगता है कि हमारी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। क्योंकि गुजरात में 1981 में जब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन करा तो तब 81 कास्ट आइडेंटिफाई करी गई और आज की तारीख में 143 ओबीसीज आर बेनिफिशियरी ऑफ द कोटा। तो करीब 45% तो कोटा कहने मतलब जो संभावनाएं वो कोटे में चली गई हैं। तो जन आक्रोश वो बढ़ेगा और अगर जाति आधारित जो सर्वे है वो बाहर निकल के आया और उसमें परसेंटेज दिखाई पड़ी कि ब्राह्मण बढ़ रहे हैं या ठाकुर बढ़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो सब में एक इच्छा होगी कि हम भी किसी तरीके से आरक्षण का फ़ायदा उठाएं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ इस्तेमाल करा, टू गो बैकवर्ड टू गो फॉरवर्ड। तो हर किसी में ये इच्छा है कि हम पीछे जाके अपने को पिछड़ा बन करें जिससे कि आगे जाएं। तो इन सब समस्याओं का मेरे ख्याल से जब तक इकोनॉमिक पाई नहीं बढ़ेगी और ग्रोथ स्पीड अप नहीं करेगी, ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और सबसे बड़ा खौफ ये है कि जो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और जितना भी वो गेन्स हैं ग्रोथ के वो ले जाएंगे, उससे जो टेंशन है समाज के अंदर वो बहुत बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, डॉक्टर यूवी सोमायाजुलू, संजय कुमार साहब और प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि ये जो आंकड़े आए हैं ये और ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से सामने लाए जाने चाहिए। इसके तमाम कारणों का भी जिक्र किया जाना चाहिए कि अगर किसी धर्म या संप्रदाय की संख्या या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या उसकी जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है तो उसके पीछे कारण क्या हैं, तो शायद हम इस सारी समस्या को, इस सारे मसले को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।